हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग निमी के थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन रह गए थे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो आप लोगों का 29 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही अच्छा पेपर जाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि वीडियोज आपको नाइट में ही प्रोवाइड हो जाए। हो सकता है आप ये वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हो, तो जैसे आप इस वीडियो को मॉर्निंग में दे रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। साथ ही साथ एक हम और कोशिश करेंगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का अभी कोई भी क्या है क्वेश्चन हमने नहीं बताए, तो फोर्थ सेमेस्टर का भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो उस फोर्थ सेमेस्टर का वीडियो भी देख के जाइएगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड चारों सेमेस्टर मेन है, चारों सेमेस्टर इंपॉर्टेंट है और सभी सेमेस्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 से 6 फिगर के क्वेश्चन है, तो फिगर वाले क्वेश्चन की संख्या कम है, लेकिन हो सकता है आपके शिफ्ट में फिगर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो जैसा पेपर हो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया उन स्टूडेंट का फीडबैक आया था कि मॉक टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चन मिले हुए थे, तो उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। जिन्होंने भी मॉक टेस्ट ज्वाइन किया, हमारे ऊपर विश्वास किया कि मॉक टेस्ट चलिए ले लेते हैं, एक प्रकार का सपोर्ट भी मिल जाएगा और बहुत स्टूडेंट को फ़ायदा भी हुआ है। फीडबैक भी आप लोगों ने दिया है कमेंट करके। तो आप लोग भी जब पेपर दे के आइएगा 29 तारीख को जिन भी स्टूडेंट्स का, तो आप लोग भी बताइएगा इस जो भी अभी तक आपने वीडियोस देखे उनसे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, इससे हम लोग अगला कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक आपने आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा यहाँ पे हम लोग स्पीड में करेंगे जिससे कि सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हमारा 151 नंबर, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का प्रयोग करते हैं। तो तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए हम किस लैपिंग व्हीकल का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर और इसकी मिश्र धातु के लिए हम किसका लैपिंग व्हीकल प्रयोग करते हैं, सोल्यूबल आयरन। क्वेश्चन नंबर 152 में हमसे पूछा है स्लैपिंग टूल का उद्देश्य पूछा है। तो इस लैपिंग टूल का उद्देश्य आपको अच्छे से पता है। ये हमारा लैपिंग टूल का काम क्या होता है, इस लैपिंग टूल का उद्देश्य होता है लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए हमारा लैपिंग टूल होता है। तो ठीक है, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए हमारा ये लैपिंग टूल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। क्या पूछ रहा है, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। तो ऑस्टेनाइट तो स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, ऑस्टेनाइट में बदलता है। ऑस्टेनाइट में किस टेम्परेचर में बदलता है, 800 डिग्री के आसपास का जब हो जाता है तो ऑस्टेनाइट हमारा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि 723 डिग्री के बाद जब हम और किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो हमारा अपर क्रिटिकल तो होता ही होता है, क्योंकि अपर क्रिटिकल का जो टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री होता है और जो ऑस्टेनाइट होता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन योग्य बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश में, व्हाट इज द प्रोसेस हॉट स्टील इज कूल्ड, मतलब धीरे धीरे हम स्टील को क्या कर रहे हैं, हम ठंडा कर रहे हैं। ओल्ड स्ट्रक्चर इज रिटेन एंड विल बी हैव द फाइन ग्रेन इट मेक यूजली मशीन्ड, तो हम उनकी आसानी से क्या है मशीनिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर, क्या हो रहा है, जब भी वहाँ पे लिखा हो कि किसी भी स्टील को क्या है गर्म करने के बाद धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं और फिर आगे लिखा हो कि पुरानी जो संरचना है उसको हम बनाए भी रख रहे हैं, साथ ही साथ इसके बारीक ग्रेन्स जो होंगे उसको हम क्या है उसी तरह बनाए रखे हैं, ठीक है। इसे आसानी से मशीन योग्य बनाया जाता है। तो कभी भी ये मशीन योग्य वर्ड दे देता है तो आंसर हमारा एनीलिंग होता है। एनीलिंग के माध्यम से हम मशीनी योग्य किसी भी कोई भी मेटल है उसको हम गर्म करके ठंडा करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं, इसलिए ठंडा करते हैं ताकि हम वो हमारा मेटल सॉफ्ट हो जाए, उसकी आसानी से कटिंग क्रिया कर सकें। तो मशीनिंग करने का मतलब ये होता है कि किसी मशीन के द्वारा लेथ मशीन के द्वारा उस मेटल को अच्छे से प्रॉपर साधारण से मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम कटिंग कर सकें, वही हमारा मशीनिंग होता है। तो मशीनिंग योग्य बना देता है कौन, एनीलिंग बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 155 में हमसे क्या पूछ रहा है,
एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का क्या नाम? एक नई संरचना, ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का क्या नाम? मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बहुत तेजी से ठंडा होता है और एक नया स्ट्रक्चर बनता है? तो हमारा ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही गर्म होता है और ये जब हमारा तेज़ी से ठंडा होता है तो हमारा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होता है। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो होता है बहुत हार्ड भी होता है और बहुत भंगुर भी होता है, क्योंकि वो गर्म होने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है तुरंत। तो मार्टेनसाइट इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील? काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया को। तो काटने की क्षमता को जोड़ने, कटिंग एबिलिटी किसके अंतर्गत आती है? हार्डनिंग। हार्डनिंग इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, What is the heat treatment process to remove external brittleness and induce toughness and shock resistance in steel? चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया? चरम भंगुरता को दूर करने। कभी भी भंगुरता को दूर करने की बात करें, मतलब ब्रिटलनेस को कम करने की बात करें, तो राइट आंसर हमारा टेम्परिंग। टेम्परिंग क्रिया है, हम इसके माध्यम से हम ब्रिटलनेस को कम करते हैं और टफनेस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग heated to requirement temperature and in the same temperature and period of time? स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान पर एक समय के रखने की प्रक्रिया क्या होती है? सोकिंग होता है। तो स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान पे एक समय रखने के लिए उसे जो प्रक्रिया होती है उसे हम सोकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में हमसे क्या पूछा है, What is the purpose of bring solution water, oil and air used in heat treatment process? ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल, हवा का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य होता है क्विंचिंग। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? क्विंचिंग करना, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल, ये सब क्या है? जैसे कोई भी हमारा गर्म जॉब है तो उसको हमें ठंडा करना है, तो ब्राइन सॉल्यूशन में अगर हम उसको डालेंगे ब्राइन सॉल्यूशन में, तो हमारा जो जॉब है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट क्विंचिंग मीडिया यूज फॉर स्पेशल एलॉय स्टील? विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया उपयोग करते हैं? अब इसमें किसका पूछा है? एलॉय स्टील के लिए पूछा है, तो ध्यान से सुनिएगा। विच एलॉय क्या पूछा है? विशेष मिश्र धातु। वाट क्विंचिंग मीडिया यूज फॉर स्पेशल एलॉय स्टील? एलॉय स्टील के लिए पूछा है। एलॉय स्टील के लिए हम जो क्विंचिंग मीडिया यहाँ पे यूज करेंगे वहाँ पे हम कोल्ड एयर यूज करेंगे। तो कभी भी एलॉय स्टील दिया होगा तो कोल्ड एयर लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का कुछ और आंसर होगा और आपके पास कोई प्रूफ है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया रहता है, ठीक है। तो विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया उपयोग करते हैं? हम कोल्ड एयर। आपको पता होगा हाई स्पीड स्टील की जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए भी अलग होता है, आप लोगों को याद होगा। तो हाई स्पीड स्टील की भी अगर बात करेगा यहाँ पे, अगर हाई स्पीड स्टील की भी क्विंचिंग की बात करेगा तो उसको भी हम यहीं पर कोल्ड एयर ही लगाएंगे, क्योंकि हाई स्पीड स्टील भी हमारा एलॉय स्टील के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री फॉलोड बाई कूलिंग? 400 डिग्री टेम्परेचर से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की क्रिया के लिए किया गया ऊष्मा उपचार। मतलब क्या है, हमने 400 डिग्री टेम्परेचर से नीचे के तापमान पर एक हार्ड स्टील को क्या किया, पुनः गर्म किया और फिर ठंडा किया। तो हमारा किस विधि में होता है? ये हमारा टेम्परिंग होता है। राइट आंसर ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एनीलिंग का फ़ायदा क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, सेकेंड ऑप्शन टू ऐड कटिंग एबिलिटी, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है टू डिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील टू और इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस। ये हमारे पास ऑप्शन है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 162 का? तो 162 का राइट आंसर क्या होगा? हमारे पास में ये ऑप्शन दिए गए।
अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए। अब यहाँ पर हमारा एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है मशीनेबिलिटी का गुण लाना या फिर जॉब को क्या है हमारा जॉब को क्या है सॉफ्ट बनाना, मतलब कोई भी हमारा मेटल है उसको क्या है गर्म करके फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करके उसको सॉफ्ट बनाना। अब इसमें ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे नहीं दिया है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की ओर जाएंगे, देखिए इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, ये हमारा होता नहीं, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए ये हमारा होता नहीं है, ठीक है। और ये थर्ड ऑप्शन जो है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, मतलब कि स्टील के ग्रेन को क्या है रिफाइन करने के लिए, तो ये हमारा नॉर्मलाइजिंग में होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत हम स्टील के ग्रेन साइज को क्या है हम उसके रिफाइन करते हैं। तो ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने की जब भी बात करें तो हमारा नॉर्मलाइजिंग में होता है। तो फिर हम इसमें क्या लगाएं, तो फिर हम इसमें लगाएंगे टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी हमारा मेटल है उसको फर्नेस में डालेंगे, फर्नेस में गर्म करने के बाद गर्म करने के धीरे धीरे जब ठंडा करेंगे जो उसका इंटरनल स्ट्रेस है वो भी क्या है दूर हो जाएगा, है ना। पहले मान लीजिए जो उसमें ब्रिटलनेस का बहुत गुण था, बहुत मेटल हार्ड था, जो उसको हमने गर्म किया फिर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो मेटल हमारा सॉफ्ट भी होगा और जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस था वो भी हमारा तनाव जो है वो भी कम हो जाएगा, तो तनाव भी दूर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ए लगाएंगे, 162 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में हमसे क्या पूछा है, What is the process of removing the internal defect स्टील कंपोनेंट, स्टील घटकों के लिए आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। What is the process of removing the internal defect स्टील कंपोनेंट, स्टील कंपोनेंट से हमें क्या है इंटरनल जो डिफेक्ट हैं वो हमें दूर करना, आंतरिक दोष को दूर करना। जैसे कोई हमारा जॉब है, ठीक है, अब उसमें क्या हमने हैमरिंग कर दी है ना, तो अब हैमरिंग कर दी उसके जो स्ट्रक्चर में है उसमें क्या है परिवर्तन आ गया, उसमें दोष आ गया है ना, उसमें निशान पड़ गए हैमर करने। तो प्रॉपर जैसा पहले हमारा वो जॉब बना तो जैसे हमारा पहले वो स्ट्रक्चर था उसी तरह करने के लिए हम क्या करते हैं नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं जो भी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है नॉर्मलाइजिंग के माध्यम से पुनः उसी स्थिति में हम ले आते हैं, ठीक है। तो स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए जो हमारे इंटरनल डिफेक्ट होते हैं उनको दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोशना तार को संचारित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, 164 नंबर। विच की यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क, इसमें क्या पूछा है कि हमें जो ट्रांसमिटिंग करनी है वो लाइट टार्क है, रोशना टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो जब भी पूछेगा ट्रांसमिटिंग वर्ड देगा तो हमारा राइट आंसर होगा वुडरफ की, ठीक है। क्या लगाएंगे हम वुडरफ की लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है वुडरफ की का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, टेलीस्टाक के स्पिंडल में प्रयोग करते हैं, मतलब जिस ओर हमारा टेलीस्टाक होता है उस वहाँ पर हमारा वुडरफ की यूज होता है टेलीस्टाक के सिरे पर, ठीक है। तो टेलीस्टाक के स्पिंडल पे हमारा वुडरफ की प्रयोग की जाती है। और आपको ये भी बता दें कि ये हमारी वृत्तखंड आकार की होती है, ठीक है। और इसके अलावा तो यहीं से आप याद रख सकते हो। तो राइट आंसर हमारा वुडरफ की होगा। रोशना टार्क संचारित करने के लिए, रोशना टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं, वुडरफ की। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टील के आंतरिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी को कैसे प्रभावित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर इफेक्टेड। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी को कैसे प्रभावित होते हैं। तो किससे प्रभावित होंगे, टेम्परिंग से प्रभावित होंगे या हार्डनिंग से प्रभावित होंगे या एनीलिंग से प्रभावित होंगे या नॉर्मलाइजिंग से प्रभावित होंगे, किससे प्रभावित होंगे। तो ये जो हमारे स्टील के जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम बदल सकते हैं, स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, ये क्या है हम चेंज कर सकते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी यही होती है। आपको पता होगा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बदल नहीं सकते, जैसे किसी मेटल का रंग जो है वही रहेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या है हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी मेटल की हम टफनेस, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ उनको क्या है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। अब इसमें कह रहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो हम हार्डनिंग के माध्यम से हम प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम हार्डनिंग कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा परिवर्तन आएगा। अगर हम हार्डनिंग
कम या ज़्यादा करेंगे तो परिवर्तन कैसे आएगा? अगर हम हार्डनिंग बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी का गुण क्या होगा? हमारा कम होगा, है ना। अगर हार्डनिंग जो कोई भी स्टील है उसमें हार्डनिंग जो हमारी वो स्टील है जितनी भी उसमें हार्डनेस कम होगी उसमें डक्टिलिटी का गुण बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वो मेटल हमारा सॉफ्ट होता जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 में क्या पूछा है? किस बेयरिंग में ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? किस बेयरिंग में ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, ये आपको बताना है। तो ये हमारी लेमिनेटेड फिनोलिक्स जो हमारी बेयरिंग होती है, इस बेयरिंग में ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो लेमिनेटेड फिनोलिक्स जो हमारी बेयरिंग होती है, इसकी ऊष्मीय चालकता, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कम होती है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इंग्लिश में क्या पूछा है? इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल बेयरिंग? हमारी जो बॉल बेयरिंग जो है वो किस टाइप की? हमारी डीप ग्रूव टाइप की है, प्रोवाइड इन द बॉल बेयरिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बॉल बेयरिंग में जो हम डीप ग्रूव प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? फिर से सुनिएगा, जो हमारी बॉल बेयरिंग है उसमें हम जो गहरे ग्रूव प्रदान करते हैं उसमें बॉल रेसेस का क्या उद्देश्य है? ठीक है, बॉल रेसेस का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइड इन द बॉल बेयरिंग? ऑप्शन है झटका झेलने के लिए, जनरल लोड लेने के लिए, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए, रेडियल लोड लेने के लिए। तो ये बताना है। तो गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो हमारा उद्देश्य होता है, अच्छी टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? डबल रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डबल रोलर बॉल बेयरिंग का प्रयोग हम भारी रेडियल भार लेने के लिए करते हैं। ठीक है, तो डबल रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? टू टेक हैवी रेडियल लोड, भारी रेडियल लोड लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द मेटिंग पार्ट्स बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम क्यों होना चाहिए? क्या पूछ रहा है? क्यों बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? तो क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि हमारा यहाँ पे शाफ्ट के साइज को बचाना होता है, प्रिवेंट शाफ्ट साइज, है ना। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। तो 169 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 में क्या पूछ रहा है? 170 पूछ रहा है इस वाशर का नाम बताना है। तो दोनों में टीट कटा हुआ है, बाहर भी अंदर भी, जिसे हम बोलेंगे आंतरिक और बाहरी वाशर। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उच्च तापमान उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सी मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है? ठीक है, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सी मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 171। तो हमारी वहाँ पर कौन सी प्रयोग होती है? कैडमियम बेस एलॉय आधारित धातु वाली जो बेयरिंग होती है वो हमारी हाई टेम्परेचर किसमें का वर्क कर सकती है? ये हमारी हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग में हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारी कैडमियम बेस एलॉय मेटल से हमारी बेयरिंग बनी होती है वो हमारी हाई टेम्परेचर और हाई लोड सहन कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 172 नंबर। 172 में पूछा इस धातु की कोटिंग विधि क्या है? जो फिगर वाला क्वेश्चन कराया था तो उसमें भी आया था। तो धातु की कोटिंग की क्या विधि है? ये हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं हम? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। क्रोमियम इज़ द राइट आंसर। तो क्रोमियम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जब हम कि क्रोमियम का वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें जंग ना लगने देना हो। ठीक है, कि मान लो कोई है मेटल है, जॉब है, तो उसमें जंग ना लगे तो हम क्या करेंगे? कोई भी हमारा पार्ट है तो उसमें हम क्रोमियम की क्या है, हम उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा हम उसमें यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है कि लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया में हम किस धातु का प्रयोग करेंगे? हम क्रोमियम का प्रयोग करेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करेंगे तो उसमें से क्या होगा? उसमें जंग नहीं लगेगा और उच्च पॉलिश भी वो बनाए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है? तो कौन सी धातु है जो संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है? तो क्या होगा राइट आंसर? जिंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा? विच कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल इज इन यूज्ड केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग? सिंपल क्वेश्चन है ना, पता है ना आपको? केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग में हम किसका यूज करते हैं? स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हमको डी ऑप्शन मिल जाता है। स्टेनलेस स्टील इज द राइट आंसर। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हम रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? क्या एक्सियल लोड, रेडियल लोड, एक्सियल थ्रस्ट लोड, वर्टिकल थ्रस्ट लोड? इसका प्रयोग क्या होता है? वर्टिकल थ्रस्ट लोड होता है। ठीक है, तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या होता है? वर्टिकल थ्रस्ट लोड होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस बेयरिंग का नाम क्या है? इस बेयरिंग का नाम बताना है। ये हमारी कौन सी बेयरिंग है? नीडल बेयरिंग है। राइट आंसर डी, ए ऑप्शन हमने कराया हुआ ये क्वेश्चन। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या पूछा है? कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में हम कौन सी बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? कौन सी मेटल की बेयरिंग प्रयोग करते हैं? वहाँ पर हम कॉपर लेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर लेड एलॉय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉपर लेड एलॉय का हम प्रयोग करते हैं। देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ों में हम कॉपर वगैरह तार का यूज करते हैं, नहीं कॉपर के तार यूज करते हैं। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक से वर्ड से याद रख सकते हो कॉपर, है ना। तो कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? कॉपर एंड लेड एलॉय। ये यहाँ से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में हमसे क्या पूछा है? रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ क्या करना है हमें? रक्षात्मक सतह धातु के प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु का संचालन क्या है? इंग्लिश में पूछा है, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटेड विद द अदर मेटल ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस? ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर 179 का? डी ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? यहीं पर इसने फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटिंग विद द अदर मेटल ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस? ठीक है, रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए। ठीक है, रक्षात्मक सतह मतलब प्रोटेक्टिंग सरफेस प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु का के संचालन क्या है? तो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का प्रयोग करते हैं? 180 का आंसर क्या होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरेडाइजिंग, क्लोराइजिंग, ये सब आपको याद रखना है। तो 180 में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मेटल पाउडर यूज्ड क्लोराइजिंग प्रोसेस प्रिवेंट कोरोजन? तो क्लोराइजिंग प्रोसेस में हम किस मेटल पाउडर का यूज करते हैं, ये आपको बताना है। और ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? ये हमारी क्या होती है? क्लोराइजिंग और सेरेडाइजिंग, ये सब क्या होती हैं? इन सब विधियों की वजह से, मतलब इन सब विधि से हम क्या है, किसी भी मेटल, किसी भी स्टील पार्ट में जंग लगने से रोकते हैं। तो अगर हम इनकी कोटिंग करते हैं सेरेडाइजिंग विधि से, क्लोराइजिंग विधि से, है ना, तो क्या है, जंग उसमें नहीं लगता है। अब उसमें
हम किसी न किसी मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि किस धातु के हम पाउडर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे ट्रिक आपको बता देते हैं, कैलोराइजिंग यहाँ पे आप इसको सी कट कर दिएगा, सी यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा, तो बचा कितना, Al बचा। तो Al से क्या होता है, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं। तो कैलोराइजिंग प्रक्रिया में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। और सेरेडाइजिंग अगर पूछता है तो हम जिंक की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड द प्रोसेस क्रोमाइजिंग प्रिवेंट कोरोजन। यहाँ पे क्रोमाइजिंग के लिए टेम्परेचर पूछा है। क्या पूछा है कि जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक टेम्परेचर क्या है। तो क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए जो हमारा आवश्यक टेम्परेचर होता है वो 1300 से 1400 होता है। कितना होता है, 1300 से 1400 डिग्री टेम्परेचर होता है क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए 1300 से 1400 हमारा इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। इंग्लिश में क्या है, विच मेटल हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन वर्ड दे दिया है, तो अब आंसर आप समझ सकते हो क्या होगा। अगर यहाँ पे एसिड दे देता, अगर एसिड वर्ड दे देता तो हमारा आंसर लेड होता, लेकिन इसने क्या कहा है, केमिकल रिएक्शन। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है, तो हमारा निकिल में होता है। निकिल में हमारा क्या होता है, फिर से याद रखिएगा, निकिल में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है। और किसके लिए, रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए, केमिकल हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होता है। तो राइट आंसर हमें याद रखना है, रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए हाई रेजिस्टेंस किस में होता है, निकिल में होता है। अगर तेजाब के टैंक पूछता कि तेजाब के टैंक किस मेटल से बनाए जाते हैं, है ना, तो तेजाब के टैंक, तो वहाँ पर हमारा आंसर होता लेड होता है ना। लेड का मेल्टिंग पॉइंट, निकिल का मेल्टिंग पॉइंट सब याद है ना आपको, चलिए याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, 183। इसमें x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना, तो हमने याद कराया था, ये हमारा क्या है, इसमें ये बाल केज होता है, लेकिन बीच में जो हमारा बना होता है उसे बाल सेपरेटिंग गेज बोलते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, बाल सेपरेटिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइट लोडिंग और कम गति के लिए एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश में विच बेरिंग मटेरियल यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। तो हम किस बेरिंग मटेरियल का यूज करेंगे जिसका लाइट लोडिंग, ठीक है, हल्के भार के लिए, और लो स्पीड एप्लीकेशन, बहुत ही धीमी स्पीड के लिए हम यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, कास्ट आयरन का, टिन बॉन्ड का, किसका हम यूज करेंगे, तो हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। तो कभी भी जब भी हमें हल्के लोड के लिए और कम गति के लिए हमें बेरिंग का यूज करना हो, मतलब लाइट लोडिंग हल्की स्पीड के लिए, कम गति कम स्पीड के लिए, ठीक है, कम स्पीड के लिए जब हमें प्रयोग करना हो, मतलब कोई हमारा ऐसा जॉब है या ऐसा जब हमारा कोई काम हो रहा हो, वहाँ पर हमें केवल हल्की लोड की ज़रूरत हो, कम स्पीड की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे जो हम बेरिंग प्रयोग करेंगे वो हमारी कास्ट आयरन की प्रयोग करेंगे। जो हमारी बेरिंग होगी वो हमारी कास्ट आयरन की बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है, तो कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता है, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते, दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते, किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट बार को लोड नहीं ले सकते। क्या होगा राइट आंसर हमारा, 185। क्या होगा राइट आंसर, कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल इन थ्रस्ट, बी ऑप्शन इन द राइट आंसर। जो हमारी थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि इसके मदद से हम क्षैतिज एंड थ्रस्ट लोड नहीं ले सकते हैं, कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल इन थ्रस्ट। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 में क्या पूछा है,
वाई डीप ग्रुप टाइप ऑफ बॉल बेरिंग प्रोवाइड इन द बॉल बेरिंग में क्यों गहरे वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं। तो अभी पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था, झटके को सहने के लिए, अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए, रेडियल लोड को सहने के लिए, जनरल लोड को सहने के लिए। तो किसके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं ये आपको बताना है। तो 186 का बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। 186 का हमारा आंसर क्या होगा, रेडियल। क्या हमने बताया था अभी, एक्सियल थ्रस्ट के लिए, विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अच्छी थ्रस्ट सहने के लिए यहाँ पर हम बॉल बेरिंग में क्यों गहरे वाले बॉल रेसेस प्रदान करते हैं, वो इसलिए एक्सियल थ्रस्ट यहाँ पर प्रदान करने के लिए, सही है, एक्सियल थ्रस्ट यहाँ पर प्रदान करने के लिए हम उसको हिंदी में बोलते हैं, एक्सियल को यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं अच्छी थ्रस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बेरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेरिंग, किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के पैरेलल के समांतर होता है, किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के पैरेलल समांतर होता है। तो किस बेरिंग में होता है, ये हमारा थ्रस्ट बेरिंग में होता है। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी था, किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के पैरेलल समांतर होता है, थ्रस्ट बेरिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड जर्नल के लिए कौन से बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है, वो हमारी एल्यूमिनियम मिश्र धातु होती है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच बेरिंग मटेरियल की सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है, क्या होगा राइट आंसर हमारा, टेफ्लॉन, है ना। टेफ्लॉन के अंतर्गत ये हमारा गुण होता है कि क्या होता है, विच बेरिंग मटेरियल हैज़ लो कोफिशिएंट, टेफ्लॉन में हमारा लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाई मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, जो टेफ्लॉन होता है ये हमारा हाई मटेरियल कॉस्ट का होता है, ठीक है, उच्च सामग्री लागत का होता है, और लो कोफिशिएंट, इसमें हमारा लो कोफिशिएंट का गुण भी होता है। तो किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल होता है, वो हमारा टेफ्लॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, अच्छी थ्रस्ट लोड के लिए किस प्रकार की बेरिंग का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर पूछ ये रहा है कि हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए हम किस प्रकार की बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है रोलर बेरिंग, सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे टेपर रोलर बेरिंग, सेल्फ अलाइंग बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग क्या होगा राइट आंसर, जो हम यूज करते हैं हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए। तो हाई जब भी वर्ड दे देते, क्या वर्ड दे देते, हाई वर्ड दे देते, मतलब कि हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए हम हमेशा टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हमारा हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लग रहा होता है। तो हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए हम टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग करते हैं। इस बेरिंग का नाम बताना है, इस बेरिंग का क्या नाम है, ये हमारी कौन सी बेरिंग है। ऑप्शन है स्प्लिट बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, जनरल बेरिंग। ये हमारी कौन सी बेरिंग है, ये हमारी सॉलिड बेरिंग है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, इस बेरिंग का नाम क्या है, इस बेरिंग का नाम बताना है। ऑप्शन हमारे पास बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, जनरल बेरिंग। ये हमारी कौन सी बेरिंग है, ये हमारी थ्रस्ट बेरिंग है। इसमें एक्सिस के समांतर यहाँ पे हमारा लोड लगता है थ्रस्ट बेरिंग में। यहाँ पे आप फिगर के से भी देख सकते हो। इस फिगर का क्या नाम है, ये हमारा थ्रस्ट बेरिंग है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 192, 193 की ओर चलते हैं। 193 पूछा व्हाट इज द, इस बेरिंग का नाम पूछा है, इस बेरिंग का क्या नाम है। ऑप्शन हमारे पास स्प्लिट बेरिंग, पुश बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, जनरल बेरिंग। ये चार ऑप्शन है। इसे हम स्प्लिट बेरिंग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट बेरिंग। स्प्लिट बेरिंग हमारी दो भागों में बनी होती है। तो ये हमारा स्प्लिट बेरिंग का फिगर है। ठीक है, ये हमारी किसका फिगर है, ये हमारा स्प्लिट बेरिंग का फिगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, इसको हम क्या कहेंगे। तो ये हमारा बॉल केज होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉल केज है, जिसमें हमारे बॉल को यहाँ पे
सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर है, यहाँ पे हमारा बॉल केज होगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, किस प्रकार का बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज फॉर वेरी हाई रेडियल लोड। वेरी हाई रेडियल लोड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बुश बेरिंग, सॉरी बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग, नीडल बेरिंग, डबल रोलर बेरिंग। तो किसका प्रयोग करते हैं हम डबल रोलर बेरिंग का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं वेरी हैवी रेडियल लोड में करते हैं। ठीक है, वेरी हैवी रेडियल लोड में हम डबल रोलर बेरिंग का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ बेरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। किस प्रकार का बेरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड उठाने के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की बेरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड उठाने के लिए भी बनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। क्या होगा राइट आंसर, कौन सी बेरिंग होती है जिसको हम अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड भी लेने के लिए बनाया जाता है। तो हमारी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग होती है। इसकी मदद से, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग की मदद से हम इसके मदद से हम एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ हम रेडियल लोड भी ले सकते हैं। ठीक है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इस यंत्र का नाम पूछा है। फिगर में भी हमने कराया था, ये हमारा स्लिप गेज है और इसमें एक हाइट गेज भी हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लिप गेज है, एक विशेष होल्डर भी है हमारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्लिप गेज के साथ होल्डर के साथ हाइट गेज। ठीक है, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज, राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। व्हाइट मेटल, सिंटर्ड एलॉय, एल्यूमिनियम मिश्र धातु, कैडमियम मिश्र धातु। क्या होगा 199 का, किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है, वो हमारा सिंटर्ड एलॉय होता है। ठीक है, सिंटर्ड एलॉय जो होता है ये हमारा बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 200 में हमसे क्या पूछा है, सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। विच बेरिंग यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस। लिमिटेड स्पेस में हम किस बेरिंग का प्रयोग करते हैं, हम नीडल बेरिंग का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच बेरिंग लोडिंग इज राइट एंगल टू द बेरिंग एक्सिस। क्या पूछा है, विच बेरिंग, वह कौन सी बेरिंग है, इज राइट एंगल टू बेरिंग एक्सिस। कौन सी बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के समकोण होता है, बेरिंग अक्ष के समकोण होता है, वो कौन सी बेरिंग है, थ्रस्ट बेरिंग है, जनरल बेरिंग है, सॉलिड बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग। कौन सी बेरिंग होती है, वो हमारी जनरल बेरिंग होती है, राइट आंसर। जनरल बेरिंग में हमारा 90 डिग्री पे हमारा फोर्स लगता है। ठीक है, तो कौन सी बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के समकोण होता है, तो ये हमारा जनरल बेरिंग में होता है। और थ्रस्ट बेरिंग में क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ बेरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें हिंदी नहीं दिया है, तो विच टाइप ऑफ बेरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर रेजिस्टेंस। तो वह कौन सी बेरिंग है जिसमें हम इसमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, वियर एडजस्टमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। तो नाम से भी आपको लग रहा होगा कौन सी बेरिंग होगी जिसमें वियर एडजस्टमेंट हो सकता है, मतलब जिस बेरिंग में थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमारी कौन सी बेरिंग होगी, वो हमारी एडजस्टेबल बेरिंग होगी। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 203 में क्या पूछा है, इस की का नाम पूछा है, ये हमारी कौन सी है, तो वृत्तखंडीय लग रहा है, तो वृत्तखंडीय आकृति में हमारी ये की है, तो इसकी का नाम क्या है, इसे हम उडरफ की बोलते हैं, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं? बॉल केज, इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग तत्व। तो कौन सा हिस्सा होता है वो बॉल बेरिंग के साथ हमारा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? बताइए क्या होता है? वो हमारा होता है आउटर रेस। ठीक है, आउटर रेस हमारा घूमता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, घूमती हैं, क्योंकि आउटर रेस जो होता है वो हमारा बेरिंग हाउसिंग में फिट होता है। ठीक है, और बाकी हमारे पार्ट्स घूमते हैं, ये हमारा नहीं घूमता है। तो ये पूछा था कि विच पार्ट ऑफ बॉल बेरिंग इज डू नॉट रोटेट अलोंग द बेरिंग असेंबली। बेरिंग असेंबली में हमारा कौन सा पार्ट जो है घूमता नहीं है? वो आउटर रेस होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? ये हमसे पूछा गया है। Why extra clearance provide between bearing and journal in the aluminum alloy bearing? एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारा हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट अवॉइड द इन द बेरिंग असेंबली। बेरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाय केज, बाय ग्रूव, बाय आउट रेस, बाय इनर रेस। किसके माध्यम से हम रोकते हैं? हम केज के माध्यम से रोकते हैं। ठीक है, केज क्या होते हैं? यही जो गोल गोल बने होते हैं, इसमें हमारा बॉल होता है। तो अगर ये केज ना हो तो क्या है, आपस में बॉल क्या है, इस टाइप से हो जाएंगे, है ना, गुच्छा हो जाए। तो गुच्छन का मतलब जो यहाँ पे कह रहा था, गुच्छन होने का मतलब यही है। तो बेरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छा होना कैसे रोका जा सकता है? तो सभी के लिए एक बॉल केज बने होते हैं, सभी के लिए बॉल केज होता है, उसी बॉल केज में हमारी बॉल होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 207। पाइप कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन कोण कितना होगा? तो पाइप कार्यों में एल्बो और बेंड के लिए, तो एल्बो के लिए कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बेंड के लिए कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो विचलन कोण हमारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जा सकता है? हाउ द वाटर फ्लो stopped from the valve around the stuffing box। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टफिंग बॉक्स के पास लगी वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन है स्पिंडल को बदलकर, बोनट को कसना, हैंडव्हील को कसना, एडजस्टेबल हेम्प के साथ पैकिंग। तो पैकिंग के साथ हमें क्या करना होगा? एबेस्टॉस हेम्प पैकिंग का यूज करना होगा। इसकी मदद से हम स्टफिंग के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह रोक सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जा सकता है? इस प्रकार से हम रोक सकते हैं अगर हम पैकिंग विथ एबेस्टॉस हेम्प पैकिंग का प्रयोग करें। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप लाइनों में एसेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? ये भी आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिला होगा। पाइप लाइनों में एसेंट्रिक रेड्यूसर क्या होती है? एसेंट्रिक हमने बताया है, एसेंट्रिक क्या होता है? जिसके कई सेंटर होते हैं, है ना, जिसके अलग अलग सेंटर होते हैं। कोई इस टाइप का गोला है, फिर इस टाइप का बना हुआ, फिर इस टाइप का, तो सबके क्या है, सेंटर अलग अलग है ना, सबका क्या सेंटर पॉइंट अलग अलग, वो हमारी एसेंट्रिक होता है। तो एसेंट्रिक रेड्यूसर में क्या होगा? जो हमारा पाइप होगा उसका साइज क्या है, कम ज़्यादा होगा, कहीं पर साइज कम होगा, कहीं पे मतलब अपने वो पे सेंटर पे नहीं होगा। ठीक है, कहीं पे हमारा पाइप इस टाइप का होगा, फिर इस टाइप का होगा, तो उसका सेंटर क्या है, अलग हो गया। यहाँ पे सेंटर इतना था, फिर यहाँ पे सेंटर तो वो अन्य यहाँ पे किसी युक्ति के द्वारा उसको जोड़ा भी जाएगा। तो कहने का मतलब एसेंट्रिक रेड्यूसर जो हमारे पाइप होती हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अगर यहीं पे कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर पूछता, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? तो हमारी वर्टिकल होती है। ठीक है, जो भी छत से पानी आप छत में जो टंकियाँ होती है वहाँ से जो नीचे की ओर पाइप आते
हैं तो उनमें हमारा कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर प्रयोग करते हैं। उसमें हम कौन सा यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर मतलब उसमें हमें पानी के प्रेशर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी एक समान में पाइप होते हैं। लेकिन जो हमारा एसेंट्रिक रिड्यूसर होते हैं उसमें क्या है, रिड्यूसर का मतलब ही क्या है, हमारा साइज कम या ज़्यादा, ठीक है। अब एसेंट्रिक रिड्यूसर होगा तो उससे क्या पानी का प्रेशर बनेगा, क्योंकि पानी का प्रेशर बनाने के लिए आपको पता है हमें डाया कम करना होता है। जैसे आप कभी भी पानी का प्रेशर बढ़ाना हो तो आप थोड़ा सा दबाइए, उसका डाया कम कीजिए, तो क्या पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ पे हम, जैसे हमें ज़मीन से ज़मीन मतलब मैदान से दूसरे मैदान में हमें पहुँचाना है, लेकिन क्या है, फर्श पे ही, ऊपर से नीचे नहीं, सीधा सीधा, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल पोजीशन, ठीक है, जिसे क्षैतिज हिंदी में बोलते हैं। तो क्षैतिज पोजीशन में अगर कोई पाइप होगा तो वो हमारा एसेंट्रिक पाइप होगा। वो हमारा कौन सा पाइप होगा? उसमें हमारा एसेंट्रिक रिड्यूसर टाइप का वो हमारा पाइप होगा, जिससे कि हमारा उसमें पोजीशन बने, मतलब प्रेशर बन सके, ठीक है। तो एसेंट्रिक रिड्यूसर कभी भी पूछेगा तो क्या लगाओगे? हॉरिजेंटल पोजीशन लगाओगे। अगर वो पूछ लेता है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर तो आप क्या लगाओगे? वर्टिकल पोजीशन लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल के पानी से पानी टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो ये बताना है आपको। तो मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के जो नल होता है उसे पानी टपकता रहता है, इसका क्या कारण है? तो इसका उपाय बताना है, ठीक है। इसका उपाय क्या है? हमें वाशर को बदल देना चाहिए। तो कभी भी अगर पानी जो घर में टोटी लगी होती है, अगर उससे पानी पानी क्या है, टपक रहा है नल से, तो इसका मतलब क्या है, उसका वाशर ख़राब हो गया है, हमें वाशर को बदल देना चाहिए। अगर हम बदल देंगे तो जो पानी टोटी से बह रहा है, नल से टपक रहा है, वो हमारा सही हो जाएगा। तो नल को रिप्लेस वाशर, हमें वाशर को बदलना चाहिए। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ पाइप आर क्लासिफाइड? पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? यूज, कलर, शेप, मटेरियल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइप को कैसे हम वर्गीकृत करते हैं? क्या हम उसके यूज के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, या रंग के अनुसार, या शेप के अनुसार? तो हम मटेरियल के अनुसार यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अलग अलग जगहों पे हम, मतलब कैसा हमारा काम है, जिस तरह हमारा काम होता है उस तरह हम उस तरह के पाइप का यूज करते हैं। जैसे हमें अगर गर्म पानी उस पाइप के अंदर अगर हमें गर्म पानी का प्रवाह कराना है तो गर्म पानी के लिए हम अलग प्रकार के मेटल का पाइप यूज करते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के होते हैं, एबेस्टास पाइप होता है, और बहुत सारे टाइप के पाइप होते हैं, कॉपर का पाइप, ब्रास का पाइप। तो अलग अलग यूजेस के लिए होते हैं, तो वो हमारे मटेरियल के अनुसार जाने जाते हैं। अगर कोई कहेगा कि कॉपर का पाइप है या फिर पीतल का है, अलग अलग मेटल का, तो उनके अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो वो जब अंदर हम लोग कभी पढ़ेंगे उसके बारे में तो ज़रूर आपको चीज़ें बताएंगे। फिर भी हमने पढ़ाया है पाइप फिटिंग चैप्टर, तो आपने उसमें जाके देख सकते हो, अगर आपकी इच्छा है देखने की तो देख सकते। तो मटेरियल के अनुसार हम पाइप को वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, हमसे क्या पूछ रहा है? 212 में हमसे पूछा है पाइप फिटिंग का नाम क्या है। अब इस पाइप फिटिंग का नाम बताना है। तो ये हमारा 45 डिग्री पे लग रहा है। अगर एल्बो होता तो हमारा वो इस टाइप का लगभग मुड़ा होता है ना, तो 90 डिग्री पे लगभग मुड़ा होता हमारा एल्बो, लेकिन ये 45 डिग्री पे मुड़ा हुआ तो इसको हम बोलेंगे 45 डिग्री एल्बो। अगर ये 90 डिग्री पे मुड़ा होता तो हम इसे 90 डिग्री एल्बो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एल्बो जो होता है 2 एंगल में आता है, एक 90 में भी आता है और हमारा एक 45 में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पाइप फिटिंग का नाम बताना है। तो ये हमारी कौन सी पाइप फिटिंग है? आपको हमने कल बताया भी था, टी जॉइंट, एसेंट्रिक रिड्यूसर टी जॉइंट। अब हमको टी तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको टी नहीं लगा देना कि हमने टी देखा तो टी आप लगा दो, गलत हो जाएगा। इसमें आप ये भी देखो कि इनके व्यास क्या है। यहाँ पे इसका व्यास कम है, यहाँ पे इसका व्यास कम है, यहाँ पे और अधिक है। तो क्या है, जब भी व्यास में अंतर हो तो वहाँ पे रिड्यूसर होता है। तो एसेंट्रिक रिड्यूसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो वैसे हमारा यहाँ पे होना चाहिए टी रिड्यूसर होना चाहिए। तो टी रिड्यूसर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ है,
इसमें सॉरी दिया गया ऑप्शन। तो रेड्यूसर टी जॉइंट, हम तो कह रहे थे कि रेड्यूसर वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा दिया भी गया है। तो रेड्यूसर टी जॉइंट हमारा आंसर होगा, क्योंकि इस रेड्यूसर का मतलब क्या होता है, हमारा पाइप के साइज को क्या है, ये कम करता है, जिससे हमारा यहाँ ये रेड्यूसर टी जॉइंट, इसमें यहाँ पे व्यास कम है, यहाँ पर अधिक है, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है। तो ये हमारा किस प्रकार का टी जॉइंट है, ये हमारा रेड्यूसर टी जॉइंट है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पाइप की फिटिंग का नाम बताना है। अब देखिए सिंपल सा हमने फिगर में क्वेश्चन बताया था, अगर ये अभी ध्यान से देखोगे तो आपको ये सेंटर में नहीं दिख रहे। अगर आप लाइन खींचोगे, अगर आप इसकी एक सीधी लाइन खींचोगे तो इसका जो सेंटर होगा वो अलग होगा, ठीक है। दोनों का सेंटर, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर अलग अलग है। जब सेंटर अलग अलग होता है तो हमारा कौन सा होता है, एसेंट्रिक होता है। एसेंट्रिक के साथ ही साथ इसका जो व्यास अधिक है, इसका व्यास कम है, तो एसेंट्रिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिड्यूसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, एसेंट्रिक रिड्यूसर, है ना। राइट आंसर सी ऑप्शन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग यूज टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइपलाइनों को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो बताइए, विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग यूज टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा, हमने कल ही की क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया भी था कि कभी भी पूछे कि हमें क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड के लिए कभी भी यूज बंद करना हो, कोई भी हमारा पाइप है उसमें अगर मान लीजिए अंदरूनी थ्रेड कटी हुई है, कैसी अंदरूनी थ्रेड कटी हुई है और उसके पाइप को हमें बंद करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसे उस पाइप फिटिंग का यूज करेंगे जिसमें हमारी बाहरी थ्रेड कटी हो, क्योंकि जब उसमें हमारी बाहरी थ्रेड कटी होगी तभी तो उसमें हमारा लगेगा, क्योंकि पाइप में हमारी अंदरूनी थ्रेड कटी है तो हम जो यूज करेंगे उसमें बाहरी थ्रेड कटी होगी। तो बाहरी थ्रेड किस में कटी होगी, दो ही चीज़ हमारे ऑप्शन में आते हैं, एक आएगा आपका ऑप्शन में आएगा प्लग, एक आएगा कैप, है ना। एक ऑप्शन में आएगा कप और दूसरा आएगा ऑप्शन में प्लग। एक ऑप्शन में प्लग आएगा, दूसरे में कैप आएगा। अब जो कैप होता है, जो हमारा कैप होता है, इसमें हमेशा हमारी जो थ्रेड कटी होती है अंदरूनी थ्रेड कटी होती है, ठीक है। और जो हमारी प्लग होती है इसमें हमारी बाहरी थ्रेड कटी होती है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो उसमें हमारी बाहरी थ्रेड कटी होनी चाहिए, तो हम प्लग यूज करें, क्योंकि प्लग में हमारी बाहरी थ्रेड कटी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा प्लग होगा, ठीक है। तो प्लग की सहायता से हम एक पाइपलाइन को बंद करने के लिए हम प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारी वो जो पाइप था उसमें क्या है, हमारी थ्रेड जो कटी हुई थी इंटरनल कटी हुई थी। अगर यहीं पे वो कह देता बाहरी चूड़ी वाले पाइप को अगर बंद करना होता तो हम वहाँ पे प्रयोग करते कैप, क्योंकि कैप में क्या है, हमारी जो थ्रेड कटी हुई है अंदरूनी कटी हुई है, ठीक है। और जो हमारी बाहरी जो थ्रेड होगी तो उसमें बाहरी थ्रेड कटी हुई है, तो बाहरी थ्रेड को बंद जिसमें कटा होगा पाइप में, तो उसको बंद करने के लिए हमें जो पाइप फिटिंग चाहिए तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, अंदरूनी होना चाहिए। तो हमारा कैप में अंदरूनी थ्रेड कटी होती है, तो दोनों हमारा क्या है, आपस में बैठ जाएंगे। तो बैठ जाएंगे मतलब मैच हो जाएंगे, तो हमारा वो पाइप का सिरा हम उससे बंद कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन हो सकता है आपके शिफ्ट में मिल जाए, तो यहाँ पर आपको चीज़ याद रखना। तो पाइप लाइन को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम प्लग का यूज करेंगे। आंतरिक चूड़ी के लिए अगर बाहरी चूड़ी देता तो हम फिर कैप यूज करते। राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 में हमसे पूछा है, किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप को मजबूत से पकड़ने के लिए कसने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर के पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए करते हैं। तो 50 mm से हमें अधिक साइज के पाइप को पकड़ना है, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, स्टेप रेंच, फुट रेंच और चेन पाइप रेंच और स्टेनलेस पाइप रेंच, किसका प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे चेन पाइप रेंच। चेन पाइप रेंच की मदद से
आपको पता है चेन पाइप रेंच की मदद से हम 50 mm से 150 mm तक के पाइप को पकड़ते हैं। तो 50 mm से अधिक व्यास के मीटर के पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम चेन पाइप रेंच का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से हम 50 mm से 150 mm तक के पाइप को पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाइप के जोड़ में एक्स भाग का क्या नाम है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो पाइप में एक्स भाग का क्या नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बायरी पाइप, हैम पैकिंग, टेपर्ड मेल थ्रेड, पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैम पैकिंग बोलते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 217 हो गया। 218 देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट पार्कड, यहाँ पे एक्स का पूछा है कि जो यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा स्पिंडल हमारा हो चुका है ना, फिगर में हमने कराया हुआ था। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है तो जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपयोग क्या है। मतलब स्पिंडल को हम स्पिंडल क्या है, लगातार हमारा क्या है, घूम रहा है, लेकिन गेट वाल्व क्या है, बंद नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसका हमारा कारण है कि घिस चुके पार्ट को बदल देना चाहिए। मतलब का हमारा पार्ट क्या है, घिस चुका है, और जब पार्ट हमारे घिस चुके होते हैं तो क्या हो जाता है कि कोई चीज़ हम घुमाएंगे तो क्या है, घूमती रहेगी, बंद नहीं होगा, है ना, वो चीज़ बंद नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि स्पिंडल क्या है, लगातार घूम रहा है, हम स्पिंडल को घुमा रहे हैं, लगातार घूम रहा है, लेकिन क्या है, गेट वाल्व क्या है, बंद नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है कि हमारा जो पार्ट है वो हमारे क्या है, घिस चुके हैं, तो उन पार्ट को हमें बदल देना चाहिए। क्योंकि यहाँ कह रहे उपाय है, तो उपाय यही है कि जो पार्ट है, उन घिस चुके पार्ट को क्या है, बदल देना चाहिए। जब आप बदल दोगे तो फिर हमारा स्पिंडल क्या है, घूमेगा नहीं, और हमारा जो हमारा गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा था वो भी हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। ये भी मॉक टेस्ट में आपको मिला होगा क्वेश्चन, किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। तो हमारा टी ब्रांच होता है, वो हमारा 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। ब्रांच का मतलब क्या है, शाखाएं। तो 90 डिग्री पर शाखाएं कौन सी बनाता है, तो यहाँ पे आपको पता है ये हमारा 90 डिग्री पर देखो शाखाएं बनाता है। मतलब एक पाइप इधर से जुड़ जाएगा, एक पाइप इधर से जुड़ जाएगा, एक पाइप इधर से। तो ये हमारा टी है, ये हमारा टी है। तो एक पाइप इधर जुड़ेगा, एक पाइप इधर जुड़ेगा, तो ये क्या है, 90 डिग्री पे तो ये बन रहा है। नहीं समझे, अगर हम टी यूज कर रहे हैं और हमें ब्रांच का मतलब क्या, शाखाएं। अगर हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन एल्बो दे देता तो हो सकता है आप एल्बो लगा देते, क्योंकि 90 डिग्री का एल्बो होता है। तो हम एल्बो नहीं लगाएंगे, जब भी वो ब्रांच वर्ड दे दे, जब भी वो शाखाएं दे दे, तो हम वहाँ पे लगाते हैं टी ब्रांच लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर भी एक पाइप जुड़ेगा, इधर भी, और एक इधर भी जुड़ेगा ऊपर, तो ये आपस में क्या है, 90 डिग्री पर ये शाखाएं बन जाती हैं, जिससे हम ये हमारा टी ब्रांच होता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 221 में हमसे पूछा है कि प्लम्बर टूल का नाम क्या है। क्वेश्चन में इसमें दिया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल यूज्ड असेंबल द डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm to 150 mm। जो अभी वही हमने बताया था ना कि वह हमारा सिंपल सा भी हमने बताया था कि चेन पाइप रेंच की मदद से हम 50 mm से 150 mm तक के पाइप को हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो वो हमारा चेन पाइप रेंच, तो वही पूछा था उस प्लम्बर टूल का क्या नाम है जिसकी मदद से हम 50 mm से 150 mm तक के पाइप को पकड़ते हैं, वो हमारा चेन पाइप रेंच होता है। तो 221 का राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इस पाइपलाइन का प्रतीक का नाम पूछा है। तो ये भी हमने कराया हुआ था, इस प्रतीक का क्या नाम है, इसे हम क्या बोलेंगे। ये हमारा क्या है, यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है कि इसमें आपको ये दिख रहा है कि व्यास में डिफरेंस है, तो ये हमारा डिफरेंस, और इसके बाद हमने व्यास में डिफरेंस देख लिया साथ ही साथ, और इसमें देखिए जो हमारी फिगर होते हैं ये अलग टाइप के ही फिगर होते हैं। तो ये आपको चीज़ याद करनी होती है कि हमारा जो सॉकेट होता है उसका एक कैसा हमारा फिगर होता है। मतलब क्या है, एक शॉर्ट फिगर होते हैं, इनको मतलब कहीं पर भी बना देते हैं। तो ऐसे होता है कि हमें जैसे हमने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि डेली का मतलब क्या होता है, सर्किल,
त्रिभुज का मतलब क्या होता है? साप्ताहिक। तो मान लो किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आपको हर सप्ताह में इस मशीन की देखभाल करनी है, इसमें ऑयलिंग करना है। हमने क्या है, एक त्रिभुज का निशान बना दिया, तो उस मशीन में कहीं भी हमने टेबल लगा दिया, तो अगर मान लो उस मशीन का नाम लिख दिया और आगे यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, तो मतलब क्या है, साप्ताहिक उसमें हमें ऑयलिंग वगैरह करनी है। तो एक चार्ट बना होता है हर एक वर्कशॉप में, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा रहता है। तो इन सब का उद्देश्य क्या होता है, ये ना कि हम शॉर्ट में चीज़ें को शॉर्ट में हम अपनी बात को कह सकें, है ना, हमें बहुत कुछ इसमें कहना ना पड़े, तो ये चीज़ होता है। दूसरा ये कि इसी टाइप से कई सारे इसमें फिटिंग के फिगर होते हैं पाइप फिटिंग में, जैसे यूनियन, सॉकेट, प्लग, कैप, ये सब के अलग अलग छोटे छोटे सिंबल होते हैं। तो सिंबल वो आप याद कर लीजिए। तो इसी टाइप से एक हमारे ये सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम रेड्यूसर कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री पर कोण, क्या क्वेश्चन पूछा है? दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृष्ट पाइप का निरीक्षण किस प्रकार का है? ठीक है, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री के कोण पर दृष्ट पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है? तो हमारा कौन सा पाइप होता है? डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें कैसे याद रखेंगे, इसने क्या बोला है, इसमें बोला कि दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री पर कोण पर दृष्ट पाइप निरीक्षण। ठीक है, दृश्य पाइप निरीक्षण यहाँ से आप याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस इज विजुअल पाइप। ठीक है, तो राइट आंसर डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, यहाँ से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर कहाँ होता है? तो अभी हमने आपको याद कराया था कि पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर कहाँ पर प्रयोग करते हैं? कॉन्सेंट्रिक यूज करते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक। अभी जब हमने पूछा था एसेंट्रिक तो हमने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल, और जब आपको पूछ लिया कॉन्सेंट्रिक तो हम बताएंगे वर्टिकल, है ना। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको दे भी है इसने, वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा होगा वर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 224 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। तो कभी भी पूछेगा कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर का प्रयोग करते हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका एक ही सेंटर होता है, तो हमारा वर्टिकल पे, वर्टिकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से छत से नीचे तक जो हमारे पाइप यूज करते हैं पानी की टंकी से नीचे तक, वो हमारे कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर वाले पाइप होते हैं। ठीक है, उनमें जो व्यास होता है वो एक ही जैसा होता है, सेम व्यास का होता है। ठीक है, तो वो हमारे कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर होते हैं जो हमारे वर्टिकल यूज किए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक रेड्यूसर हम प्रयोग करते हैं। एसेंट्रिक रेड्यूसर हॉरिजॉन्टल में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है 225 में, इस चिन्हित भाग का नाम बताना है। इस चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? ये आपको क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 224, 225 हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारा भी क्वेश्चन मिस हो जा रहा था। पानी में नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो ये हमारे हो चुके हैं ना, ऊपर कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये हो चुके हैं। 225 में पूछा है कि पानी में नल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। तो ये हमारा क्या है, इसको हमने बताया भी था, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाल्व सीट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाल्व सीट है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का प्रयोग करते हैं? तो केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए हम किस वाल्व का प्रयोग करते हैं? हम नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है, जो हमारा पानी का प्रवाह है वो एक ही दिशा में हो, तो नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग हम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब पानी हमने मोटर ओपन किया तो पानी जहाँ मान लीजिए हमें यहाँ पे पानी इकट्ठा करना है, तो हमने पानी इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब वो अगर उसमें पाइप पड़ा हुआ तो पानी क्या वापस ना हो, पूरा बैक ना हो जाए पानी, है ना, या फिर मोटर चलाने के बाद जो पानी रह जाता है वो हमारा बैक ना हो, एक ही दिशा में केवल, जब हमने ओपन किया तो एक ही दिशा में वो केवल जाए, तो वहाँ पे हम इसीलिए हम इस का यूज करते हैं नॉन रिटर्न चेक वाल्व। देखिए नॉन रिटर्न वाल्व के कई नाम होते हैं, जैसे एक दूसरा नाम हमने अभी बीच में हमने आपको बताया चेक वाल्व इसको बोलते हैं। तो चेक वाल्व की मदद से क्या करते हैं, केवल एक ही दिशा में द्रव का प्रवाह
की अनुमति देने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वन डायरेक्शन में हमारा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिशर ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है विच टाइप ऑफ रेंज यूज फॉर फिनिश ट्यूबुलर सरफेस। फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंज का प्रयोग करते हैं, फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास स्टेप रेंज, सेकेंड ऑप्शन है फुट पॉइंट रेंज, थर्ड ऑप्शन है चेन पाइप रेंज, थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है स्टील्सन पाइप रेंज। तो फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ पे फिनिश ट्यूबुलर सतह कभी भी पूछेगा तो आप क्या लगाओगे, वहाँ पे लगाएंगे स्टेप रेंज। स्टेप रेंज का जो हम प्रयोग करते हैं, स्टेप रेंज का जो हम प्रयोग करते हैं फिर फिनिश ट्यूबुलर सतह पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो फिनिश ट्यूबुलर सतह के लिए हम स्टेप रेंज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 में पूछा है हमसे, 228 में पूछा इसको हम क्या कहते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कटिंग रोलर बोलेंगे या फिर गाइड रोलर बोलेंगे। 228 का बताएं। तो इसे हम कटर व्हील बोलते हैं। राइट आंसर ये ऑप्शन होगा, ये हमारा कटिंग व्हील होता है। और पिछली क्लास में जब हमने फिगर वाले क्वेश्चन कराए थे तो हमने आपसे पूछा था कि गाइड रोलर कितने होते हैं। 2 गाइड रोलर होते हैं, एक गाइड रोलर ये है और दूसरा गाइड रोलर ये है। तो ये हमारा कटर व्हील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पाइप वाइज में कितनी मिलीमीटर व्यास तक के पाइपों को पकड़ने की क्षमता होती है। तो पाइप वाइज के माध्यम से, ठीक है, पाइप वाइज के माध्यम से हम कितनी मिलीमीटर के व्यास को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। तो 63 mm व्यास तक के पाइपों को हम पकड़ सकते हैं। 63 mm व्यास तक के पाइपों को हम पाइप वाइज के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस रेंज के प्रकार का क्या नाम है। ये हमारा स्टेप रेंज होता है। ये हमारा क्या होता है, स्टेप रेंज होता है। स्टेप रेंज का भी हमने यूज भी पढ़ा। स्टेप रेंज का प्रयोग हम ट्यूबुलर फिनिश सतहों को पकड़ने के लिए करते हैं, है ना। ट्यूबुलर फिनिश सतहों को पकड़ने के लिए हम ट्यूबुलर फिनिश सतहों को पकड़ने के लिए स्टेप रेंज का प्रयोग करते हैं, स्टेप रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चेन रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर पाइप। इसमें पूछा है कि पाइप का जो डायमीटर वो क्या हमारा मिनिमम है यूज टू विथ चेन रेंज। चेन रेंज की मदद से हम मिनिमम डायमीटर का कितना पाइप को पकड़ सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 25, 50, 30, 45। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चेन रेंज अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि चेन रेंज की मदद से हम 50 से 150 मदद से हम पकड़ सकते हैं, है ना। ये तो पूछा था। इससे क्या पूछा है, चेन रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। चेन रेंज को हम यहाँ पे पाइप रेंज भी बोल दें, कोई दिक्कत है क्या, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना 50 से 150, हमने क्या पढ़ा था, 50 mm से 150 हमने ये तो पढ़ा था कि उसकी मदद से हम 50 mm से 150 mm तक के पाइप को पकड़ते हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, चेन पाइप रेंज बोलते थे। तो यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए बीच में, पाइप होना चाहिए, तो और आपको अच्छे से समझ में आता कि चेन पाइप रेंज के साथ उपयोग किए जाने वाले न्यूनतम व्यास क्या होगा। तो न्यूनतम जो हम पाइप पकड़ सकते हैं चेन पाइप रेंज की मदद से वो हम 50 mm ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी पकड़ने की क्षमता होती है 50 mm से 150। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाइप द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होगी हमारी, बताएं। ऑप्शन है 1/2 इंच से 4 इंच, 1/2 इंच, ये हमारे पास ऑप्शन है। आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा है पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है। तो इसकी जो सीमा होती है 1/4 इंच से 4 इंच होती है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा भाग है।
इसे हम एडजस्टिंग नट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसको हम एडजस्टिंग नट बोलते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन, ये हमारा एडजस्टिंग नट होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पाइप फिटिंग यूज टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप की फिटिंग का प्रयोग करते हैं, बताइए। पाइप के प्रवाह की दिशा को क्या करना है, हमें मोड़ना है, तो किस पाइप फिटिंग का प्रयोग करेंगे। यूनियन, प्लग, एल्बो, कपलिंग। हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, पाइप की प्रवाह की दिशा को मोड़ना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बताइए। हम एल्बो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ना, मान लीजिए कोई पाइप है इस तरह लगा हुआ है, पानी का जो फ्लो है वो इस तरफ का है, लेकिन अब हमें प्रवाह की जो क्या है दिशा जो है उसको इस तरफ मोड़ना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एल्बो का यूज करेंगे और एल्बो यहाँ पर हम एक लगा देंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ से पाइप मतलब यहाँ से अलग कर लिया, यहाँ पे कट कर दिया हमने, ठीक है। और कट करने के बाद यहाँ पे इसमें अंदरूनी थ्रेड कट करके जो भी है, क्योंकि एल्बो में हमारी कौन सी थ्रेड कटी होती है, हमारी अंदरूनी थ्रेड कटी होती है ना। तो एल्बो हमने यहाँ पे इसमें पाइप पे बाहरी थ्रेड कट करके एल्बो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो हमारा जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सिरा हो जाएगा, जो प्रवाह की दिशा हो जाएगी वो हमारी बदल जाएगी, है ना, इस तरफ हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 में क्या पूछा है, किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं, ठीक है। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास समान में हो सकती हैं, तो किस में हो सकती हैं, शाखाएं जो उनकी होनी चाहिए वो हमारी समान होनी चाहिए और जो फिटिंग होनी चाहिए वो 90 डिग्री में होनी चाहिए। तो हमारी कौन सी होगी, टी जॉइंट में। तो टी जॉइंट में हमारा हो सकता है, कैसे, जो हमारा ऊपर का सिरा होगा और जो इधर का सिरा होगा, ठीक है, क्या होगा, दोनों का क्या है, हमारा व्यास यहाँ पे जो हमारी टी होनी चाहिए वो हमारा दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टी बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए टी बना दिया, तो जो व्यास होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, जो व्यास होना चाहिए तीनों का सेम होना चाहिए, तो हमारा टी जॉइंट में हमारा पॉसिबल है। तो किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं जो हैं व्यास में समान हो सकती हैं, वो हमारा टी जॉइंट में, ए ऑप्शन। अगर व्यास में समान नहीं होगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो अब हम उसे बोलेंगे टी रेड्यूसर जॉइंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अगर उनके व्यास हमारे अलग है, मान लीजिए व्यास छोटा है और ये व्यास हमारे बड़े बड़े हैं, मतलब व्यास में अंतर है, तो फिर हमारा हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे टी रेड्यूसर जॉइंट बोलेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 236 नंबर देख लेते हैं। 236 में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का क्या नाम है। ऑप्शन हमारे पास है रेड्यूसर, निप्पल, कैप, प्लग, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, यह पाइप फिटिंग कौन सी है, ये हमारी पाइप फिटिंग बताइए कौन सी है, रेड्यूसर, निप्पल, कैप। अब इसमें अंदरूनी थ्रेड कटी हुई है, कल हमने बताया था ना, अंदरूनी थ्रेड जिसमें कटी होती है हमारी क्या होती है, वो हमारी कैप होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कैप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये हमारी कौन सी पाइप फिटिंग है। अब इसमें आपको ये दिख रहा है कि व्यास यहाँ पे हमारा अलग है, यहाँ पे व्यास कुछ अलग है, तो अब जब इसमें अंतर है व्यास में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेड्यूसर बोलेंगे, ठीक है, रेड्यूसर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा जाए, प्रवाह की नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। प्रवाह को नियंत्रित करना, कभी भी पानी को प्रवाह की नियंत्रित करने की बात करें तो फिर आगे भी कह रहा है कि इसे केवल खुला या बंद किया सकता है, मतलब कि अगर पानी का प्रवाह जा रहा है तो जा रहा है, अगर हम उसको बंद कर दें तो फिर पानी नहीं जाना चाहिए, तो वो हमारा गेट वाल्व होता है।
मतलब हमने अगर गेट बंद कर दिया तो भाई आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते हो, गेट खोल दिया तो आप हमारे यहाँ आ सकते हो। तो इस प्रकार का अगर गेट हमने उसका बंद कर दिया तो पानी का प्रवाह नहीं होगा, और गेट खोल दिया तो पानी का प्रवाह होगा। तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। तो पानी के प्रवाह को हम इससे कंट्रोल भी करते हैं। पानी का प्रवाह एक प्रकार से हमने कंट्रोल भी कर लिया है ना, कि पानी का प्रवाह हमने बंद कर दिया तो कंट्रोल करना हो गया। और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में ही रखा जा सकता है, वो हमारा गेट वाल्व में होता है। राइट आंसर ये ऑप्शन। 239 में क्या पूछा है, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग हम ऑटोमोबाइल सेक्शन में करते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हम ऑटोमोबाइल में करते हैं। तो राइट आंसर ये ऑप्शन है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल का उपयोग कहाँ करते हैं हम, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल वाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें भी एक वर्ड दे रहा है व्हीकल, और व्हीकल हमारा किससे संबंधित है, ऑटोमोबाइल से संबंधित है। और ऑटोमोबाइल में किस कपलिंग का यूज करते हैं, हम किस कपलिंग का यूज करते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं यूनिवर्सल कपलिंग, जो अभी हमने आपको बताया। तो ये भी आप इस प्रश्न को इस तरह से याद कर सकते हो। तो विच टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड फॉर ऑन व्हीकल प्रॉपर प्रोपेलर शाफ्ट। तो व्हीकल वर्ड आ गया, व्हीकल हमारा ऑटोमोबाइल से संबंधित है, और ऑटोमोबाइल में हम कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं, वहाँ पर हम यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया है, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए यहाँ पर रेडियस कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। व्हाट इज़ द रेडियस साइज, व्हाट इज़ द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो। ठीक है, व्हाट इज़ द रेडियस साइज, रेडियस साइज पूछा गया है, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए पूछा गया। तो लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए रेडियस साइज हमारा कितना होता है, तो लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए यहाँ पर हमारा रेडियस, जो हमारा रेडियस साइज होगा वो हमारा पाइप के बोर का 1.5 गुना होगा। ठीक है, तो पाइप का जो हमारा साइज होगा उसका हमारा 1.5 गुना होगा। ठीक है, तो लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए जो हमारा रेडियस साइज होगा वो हमारा पाइप के बोर का 1.5 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए रेडियस साइज क्या होगा। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए रेडियस साइज क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द रेडियस साइज ऑफ द शॉर्ट रेडियस एल्बो। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए रेडियस साइज क्या होगा, ये हमारा पाइप के बोर के बराबर रखा जाता है। जो भी हमारा पाइप का साइज होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो पाइप के बोर पाइप के बराबर ये रखा जाता है शॉर्ट रेडियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसका उपयोग पाइपलाइन में 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है, वो हमारा एल्बो में हम कर सकते हैं, क्योंकि एल्बो हमारे 2 एंगल में होते हैं, एक 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, एल्बो, ए फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन 242 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, 242 क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 243 हो गया है। ठीक है, 243 हमारा हो गया है। 244 में पूछा है, विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। क्या पूछ रहा है, विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का, जो हमारा पाइप फिटिंग, जो हम यहाँ पे पाइप फिटिंग का उपयोग करेंगे उसके मदद से हम विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो विभिन्न व्यास वर्ड आ गया, क्वेश्चन आ गया, समझ आ गया ना। तो विभिन्न व्यास जैसे हमने बताया था, टी जॉइंट में क्या होते हैं, अलग अलग व्यास हो गया तो उसको हम रिड्यूसर बोल देते हैं, क्योंकि इसका व्यास कम है इसका व्यास अधिक है, तुम्हारा रिड्यूसर हो जाता है। तो रिड्यूसर का काम ही होता है, रिड्यूसर जो फिटिंग होती है, रिड्यूसर जो हमारा पाइप फिटिंग होता है, इसमें इसका मुख्य गुण यही होता है कि इसके मदद से हम, रिड्यूसर की मदद से हम अलग अलग पाइप के व्यास को हम जोड़ते हैं। तो यही कह रहा है कि हमें डिफरेंट डायमीटर के पाइप को क्या है, आपस में जोड़ना है। मान लीजिए कोई एक पाइप का व्यास है, मान लीजिए ये पाइप का व्यास है इसका 10 mm, मान लीजिए 50 mm का इसका है, और दूसरा जो हमारा पाइप है उसका जो हमारा व्यास है वो 75 mm का है। दूसरा जो हमारा पाइप का वो साइज है
वो मान लीजिए 65 का है, 65 mm का वो होल का साइज। तो अब दोनों के पाइप का साइज क्या है, अलग अलग है। अब दोनों को पाइप को आपस में जोड़ना है, पानी का प्रवाह कराना है, लेकिन क्या है दोनों के जो बोर के साइज है वो क्या है अंतर है। एक का बोर का साइज 50 है, एक का 65 है। तो कैसे आपस में मैच होगा, वो हम रेड्यूसर बीच में हम लगाएंगे। अब रेड्यूसर जो होगा, एक तरफ रेड्यूसर का साइज होगा 50, दूसरी तरफ रेड्यूसर का साइज होगा 65। अब जो 65 वाला होगा इसमें मैच करेगा, जो 50 वाला होगा इसमें मैच करेगा। तो वो अलग अलग साइज का रेड्यूसर होता है, लेकिन रेड्यूसर का मुख्य काम यही होता है कि विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने का काम करता है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 245 में पूछा है, बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए, बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए मतलब क्या है, दो हमारे पास पाइप हैं, ठीक है। बाहरी थ्रेड के दो पाइपों, बाहरी थ्रेड के हमारे क्या है दो पाइप, मतलब दो पाइप है जिसमें क्या बाहरी थ्रेड कटी हुई है, क्या है बाहरी थ्रेड कटी हुई है, ठीक है। तो बाहरी थ्रेड कटी हुई है पाइप में, अब उनको आपस में क्या है जोड़ना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन है रेड्यूसर, कपलिंग, कैप, निप्पल। क्या प्रयोग करेंगे हम, क्या रेड्यूसर का प्रयोग करेंगे या कपलिंग का या फिर कैप का, किसका प्रयोग करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 में पूछा है, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। ठीक है, व्हाट इज़ द केस ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इवन आफ्टर क्लोज। बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, कब पानी टपकेगा, जब वॉशर ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या है पानी जो है नल से वो टपकता रहेगा। तो वॉशर को हमें बदल देना चाहिए जब भी वॉशर ख़राब हो जाए, क्योंकि अगर वॉशर नहीं बदलेंगे तो नल से हमारा पानी क्या है, टोटी से क्या हमारा पानी टपकता रहेगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या चालू होने पर, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन हिंदी में है। क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहा है कि किस कारण से टोटी को खोलने पर तेज़ आवाज़ करती है, किस कारण से टोटी को खोलने पर तेज़ आवाज़ करती है। तो भैया क्या कारण होगा जिसके कारण टोटी आवाज़ कर रही है। ऑप्शन है हमारे पास स्पिंडल झुकी होना, स्पिंडल का थ्रेड घिस जाना, स्टफिंग बॉक्स पैकिंग का सूख जाना, और फोर्थ ऑप्शन है स्पिंडल का वाल्व ढीला होना। तो क्या कारण होगा, जब हम टोटी को घुमाते हैं, तो इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट केस लाउड नॉइस इन द टैप इफ़ टर्न ऑन। ठीक है, जब हम टैप को ऑन करते हैं, ठीक है, इसमें ऑन दिया है, क्या कह रहा है, किस कारण से टोटी को खोलने पर, मतलब कि जो हमारी टोटी है उसको जब हम घुमाते हैं, जब हम खोलते हैं, तो खोलने पर क्या है आवाज़ आती है। तो क्या कारण है टोटी को खोलने पर आवाज़ आती है, कारण ये है कि हमारा जो स्पिंडल पर वाल्व है वो हमारा ढीला हो गया। तो स्पिंडल पर जो हमारा वाल्व है वो ढीला हो जाने के कारण जब हम टोटी को खोलते हैं तो उससे आवाज़ आती है। कभी कभी आपने देखा होगा जब भी आप टोटी को खोलते होंगे तो उससे आवाज़ आती है खोलने पर, है ना, आती है, कभी कभी आपने देखा होगा। तो किस कारण से, यही पूछ रहा था, किस कारण से टोटी को खोलने पर तेज़ आवाज़ आती है। तो वो यही कारण है कि स्पिंडल पर जो हमारा वाल्व है वो ढीला हो गया। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गए, हाँ चलिए सभी क्वेश्चन हो गए, और बहुत यहाँ पे मेहनत करके हमने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। आप नहीं जान सकते हैं कि कितनी हमने इसके पीछे मेहनत करी होगी। तो आप दिल से प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं, हमें पता है आप अगर 2000 लोग भी देखते हैं तो भी 100-200 ही लाइक होती है। तो हम चाहे जितना भी कह दें तो भी आप लोग लाइक नहीं करोगे। तो जिनको भी पसंद आया हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका भी क्या कहें,
तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और पेपर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छे से जाए, अच्छे मार्क्स आए, इसलिए हमने इतनी मेहनत करी। तो इसलिए कोई क्वेश्चन में गलती मत करिएगा, अच्छे से जो क्वेश्चन पहले आए वो क्वेश्चन पहले कीजिएगा, ठीक है। और जो कठिन हो, जिसमें आपको टाइम लग रहा हो, जिसमें कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन बाद में करिएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चन करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप सभी लोगों का क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा, पॉजिटिव होके जाइएगा। पेपर सरल आता है, सिंपल आता है, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट के लिए। और आप लोग पेपर जब दे के आइएगा तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। ये नहीं कि हमारा पेपर हो गया तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब हम कुछ और काम करने लगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी हम और नए वीडियोज़ लाएँगे किसी अदर फील्ड में, किसी अदर एग्ज़ाम के लिए, उन वीडियोज़ को भी वॉच कीजिएगा। अगर आप उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए भी आप फॉलो कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। अब यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े रहे हो तो आगे भी जुड़े रहना, ठीक है। तो ये नहीं कि हमारा एग्ज़ाम पास हो गया, अच्छा रिजल्ट आ गया, अच्छा पेपर हो गया तो फिर आप हमें भूल जाओ। नहीं, आप कनेक्ट रहना हमारे चैनल से, हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी समस्याएँ होंगी, वो इस चैनल के माध्यम से सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना तो मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 5 व्हाट्सएप ग्रुप में सभी वीडियो, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं ITI वाले, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप सभी के लिए दिल से शुभकामनाएं। आप लोग सभी लोगों का पेपर अच्छा जाए। और गुड मॉर्निंग आप लोग, क्योंकि ये मॉर्निंग में वीडियो देख रहे होंगे। अभी इस टाइम हमारा जब ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के 12:30 बज चुके हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और 4th सेमेस्टर हमारा कब आएगा, 4th सेमेस्टर का वीडियो, तो अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो फिर वो दोपहर के 11-12 बजे तक हमारा वीडियो आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का 3rd मीटिंग में पेपर रहेगा तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन जो भी हम कराएंगे उससे। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगर हो जाए तो 11-12 बजे तक वीडियो आ जाए तो आप लोग को और बेनिफिट हो जाएगा जो 3rd सेमेस्टर। बाकी जो स्टूडेंट का मॉर्निंग में है पेपर, तो वो अगर यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक सारी वीडियोज़ को वॉच कर लिया है, तो आप 100% बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। क्योंकि 3rd सेमेस्टर तक बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। 4th सेमेस्टर में भी इमेज वाले क्वेश्चन हमने करवा दिए, तो 4th सेमेस्टर में केवल MCQ वाले रह गए, वो भी करा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।